हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलिए। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल रहे थे, उसके बारे में कल हमने बात की थी। ठीक है भाई? हाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैं आपको यहाँ एक बार और इसको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखिए भाई, मतलब होता क्या है कि हमारी जो ब्लड होता है उसमें यूरिया, यूरिक अम्ल आदि मिल जाते हैं, जिससे वो अशुद्ध प्रकार का हो जाता है। तो उस यूरिया युक्त रुधिर को हमारी अफरेंट आर्टेरियोल, जिसको हम अविवाही धमनिका बोलते हैं, वह उस रुधिर को यहाँ पे लेके आती है बौमेन संपुट के पास, यानी कि नेफ्रॉन के पास। ठीक है? और एफरेंट आर्टेरियोल जो होती है, जो उसको बाहर लेके जाती है। लेकिन यहाँ क्या सिस्टम होता है कि इसका व्यास थोड़ा बड़ा होता है और इसका व्यास कम होता है, जिस कारण जितना रक्त ये धमनी यहाँ पर लेके आएगी उतना ये नहीं ले जा पाएगी। ये बात क्लियर है ना? तो होता क्या है, ब्लड के पास एक विशेषता होती है कि रक्त हमेशा दाब उत्पन्न करते हैं, एक प्रेशर उत्पन्न करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर रक्त जमा होगा तो इस धमनिका में एक प्रेशर डेवलप होगा, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर का मतलब होता है केशिका। ठीक है? तो GHP यहाँ पर उत्पन्न हुआ, जिसका मान कितना है? 75 mm ऑफ Hg। ठीक है भाई? तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है? ये प्रेशर इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि ब्लड जितना लाया जा रहा है उतना ले जाया नहीं जा रहा है। ठीक है? अच्छा, तो कुल दाब जो रक्त का यहां पर डेवलप हो रहा है वो 75 mm ऑफ Hg है। इसके विपरीत, मतलब इस प्रेशर के अगेंस्ट दो प्रेशर और उत्पन्न लग रहे हैं। पहला प्रेशर होता है BCOP, है ना? BCOP, ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त कॉलॉइड परासरणी दाब। ये BCOP क्या है भाई? कि इस धमनिकाओं में या केशिका गुच्छ में वो पदार्थ जो इससे नहीं छन पाएंगे, जिनको हम कॉलॉइड पदार्थ बोलते हैं, स्पेशली हमारे ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं वगैरह हैं, वो क्या करती हैं? यहाँ पर 30 mm ऑफ Hg का एक प्रेशर उत्पन्न करेंगी, जो इसके विपरीत लगेगा GHP के। ठीक है? और जो ऑलरेडी छना हुआ कुछ पदार्थ है बौमेन संपुट की कैविटी में, वो भी इसके अगेंस्ट 20 mm ऑफ Hg का एक प्रेशर लगाता है। तो टोटल 50 mm ऑफ Hg का प्रेशर इसके अगेंस्ट लग रहा है GHP के। फिर भी GHP का जो मान है वो कितना ज्यादा है? 25 mm ऑफ Hg ज्यादा है, जिस कारण क्या होगा कि यहां से जो छनने वाले पदार्थ हैं, अर्थात जो इस निस्यंद परत से छन सकते हैं, वो छन कर इस बौमेन संपुट की कैविटी में आ जाते हैं। और इसी घटना को हम क्या नाम देते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आ गई भाई बात? तो ये सिस्टम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। ठीक है? चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। फर्स्ट स्टेप, मूत्र निर्माण की बात चल रही है। अब सेकंड आप लिखेंगे चयनात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। आप इंग्लिश लिख लेना, मैंने उसको पहले ही लिखा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन
इसको वर्णात्मक पुनरावशोषण भी कहा जाता है। चयनात्मक बोल लो या वर्णात्मक बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए क्या है भाई, निस्यंद पदार्थ में से उपयोगी पदार्थों का वापस रुधिर केशिका में पहुंचना चयनात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है चयनात्मक पुनरावशोषण की, लिख लीजिए, अभी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, चलो इन्हें पीसीटी मत करना, अभी एक पॉइंट में लिख देता हूं। निस्यंद पदार्थ में यूरिया यूरिक अम्ल हिप्यूरिक अम्ल जल क्रिएटिन ग्लूकोज आदि पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पीसीटी में सूक्ष्मांकुर होते हैं जो निस्यंद में से 65% उपयोगी पदार्थों का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य तथा सोडियम क्लोराइड के लिए अपारगम्य होती है। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ, अभी तो जगह है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य तथा सोडियम क्लोराइड के लिए पारगम्य होती है। ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। लिख लीजिए,
लिख लिया? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, डीसीटी भी जल के लिए व सोडियम क्लोराइड के लिए पारगम्य होती है। इस प्रकार निस्यंद में से सभी उपयोगी पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद बचा हुआ पदार्थ मूत्र कहलाता है। जिसमें केवल अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है भाई, और ये तीसरा स्टेप है। अब कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रावण, सीक्रेशन जिसको बोलते हैं, इसमें लिखिए कुछ पदार्थ की जगह पे ना अपशिष्ट पदार्थ हमें जरूर लिखना है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो केशिका गुच्छ द्वारा नहीं छन पाते, उन्हें पीसीटी, डीसीटी आदि सीधे ही वृक्क नलिकाओं में डाल देती हैं। एग्जाम्पल, यूरिक अम्ल H+, हिप्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये हमारे मूत्र निर्माण की पूरी थ्योरी कंप्लीट है। लिख लीजिए इसको एक बार, फिर इसको समझेंगे। लिख लिया? लिख लिए सभी लेना? चलिए,
अब एक नोट और लगा के लिखिए आप, नोट। स्वस्थ व्यक्ति के वृक्क द्वारा प्रति मिनट रक्त को छानने की दर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको कहलाती है। इसका मान पर मिनट होता है। अतः एक दिन में 180 लीटर रक्त क्षमता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको भी आप लिख लीजिए ना। लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना और अंडरलाइन भी कर लेना आप। 125 ml और 180 पे और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर, यहां अंडरलाइन भी आप करना। ठीक है भाई, चलिए लिख लिए सभी ने। तो भाई ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई कि मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है, यानी कि हमारे जो नेफ्रॉन है वो किस प्रकार मूत्र का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक बार मैं आपके सामने डायग्राम बना के इसको दोबारा से पूरी चीज़ को समझाऊंगा, है ना। आप ध्यान से समझते हुए चलिए केवल। सुनिए भाई, ये हमारे पास एक नेफ्रॉन है ना। तो इस नेफ्रॉन के माध्यम से हम क्या करवाते हैं, मूत्र का फॉर्मेशन करवाते हैं ना, मूत्र निर्माण करवाते हैं। तो देखिए किस प्रकार यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन है ना वो 3 चरणों में होता है। पहला है परानिस्यंदन, दूसरा है पुनरावशोषण और थर्ड है श्रावण। तो परानिस्यंदन जैसा कि मैंने आपको कई बार बता दिया है, जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे कि भाई सर्वप्रथम हमारा तो ये काम होगा कि जो ये रुधिर केशिका हैं इनमें जो ब्लड है उनमें हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं और उन्हीं को हमें बाहर निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इन केशिकाओं में जो ब्लड है जिसमें हमारे उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको आपको छनवाना पड़ेगा, बाहर निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड है तो इसमें और भी उपयोगी पदार्थ हैं, जैसे हमारी ब्लड सेल्स वगैरह, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, है ना। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक निस्यंद स्तर होती है, बौमेन संपुट के पोडोसाइट और रुधिर केशिका की एंडोथेलियम मिलकर एक लेयर बनाती है ना, जिसको हम निस्यंद लेयर बोलते हैं ना, निस्यंद परत बोलते हैं ना। तो वो निस्यंद परत में इतने सूक्ष्म छिद्र होते हैं कि हमारे जो उपयोगी पदार्थ हैं ज़्यादा वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना, क्योंकि उनका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ प्रेशर की वजह से जो अपशिष्ट उत्पाद हैं और कुछ उपयोगी उत्पाद जो हमारे
सूक्ष्म व्यास के होते हैं, वो छन कर कहाँ पे आ जाते हैं, बौमेन संपुट की कैविटी में आ जाते हैं। क्लियर। तो बौमेन संपुट की कैविटी में जो तरल आया है हम उसे निस्यंद बोल सकते हैं। निस्यंद मतलब छना हुआ द्रव। तो इस निस्यंद में क्या होता है, कुछ उपयोगी पदार्थ भी होते हैं और अनुपयोगी पदार्थ भी होते हैं। समझ में आ रही बात। हाँ, तो इसको तो आप मूत्र नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हमारे कुछ उपयोगी भी पदार्थ हैं, और यदि भाई उपयोगी पदार्थ इसी प्रकार बाहर निकलते रहे तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी या उसके शरीर में कमी आ जाएगी, बहुत सारे डिजीज हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या सिस्टम पाया गया नेफ्रॉन्स में कि नेफ्रॉन्स का जो नलकीय पार्ट है, ट्यूबुलर जो पार्ट है, उसमें एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता होती है। रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन पदार्थों का अवशोषण एक बार और हो चुका था अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, समझ रहे आप बात को। तो यहां जो हम इसको अवशोषित कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, मतलब दूसरी बार अवशोषित कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम रीएब्जॉर्प्शन बोल के चलते हैं। चयनात्मक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम पदार्थ को सेलेक्ट कर करके रीएब्जॉर्ब कराते हैं। हाँ भाई ठीक है, तू चुन लिया, तेरा रीएब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल इसी प्रकार तो करते हैं भाई। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, चयनात्मक पुनरावशोषण। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पीसीटी होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है, इसमें विलाई नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, सूक्ष्मांक और रसांकुर इसमें होते हैं। तो ये जो पदार्थ जब यहाँ चलता है, पीसीटी में आता है जब निस्यंद पदार्थ, तो इसमें से 65% उपयोगी पदार्थों को, अच्छा मैं आपको एक सिस्टम और बता देता हूँ कि ये जो हमारी अपवाही धमनिका है, ये क्या है, इसके चारों ओर इस प्रकार ऐसे फैली हुई होती हैं भाई, है ना। इनका जाल बिछा हुआ होता है, इनका जाल बिछा हुआ होता है इस नेफ्रॉन के ऊपर। जो हमारी धमनिकाएं है ना, तो इस नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट है उनके चारों ओर क्या है, इनका जाल बिछा हुआ रहता है, बिल्कुल इनको ऐसे घेर के रखती हैं। अब यूं मान लीजिए जो मैंने ग्रीन कलर में बनाई है, ये आपकी रुधिर वाहिनी है। ठीक है भाई। हाँ, तो अब होता क्या है कि जो हमारी पीसीटी है वो क्या करती है, सूक्ष्मांकुर के माध्यम से इसमें से टोटल 100% उपयोगी पदार्थों में से 65 उपयोगी पदार्थों को कहाँ भेज देती है, रक्त में। तो वापस रक्त में चला जाता है वो, है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। बचा हुआ 35%, 100% हम यूजफुल पदार्थ मान रहे हैं, उपयोगी, जिनमें से 65% को कौन, अकेला पीसीटी रीअब्जॉर्ब कराता है, क्योंकि इसके पास विलाई होते हैं, है ना। अब जो और इसके पार्ट हैं उनमें जो अवशोषण होगा वो सांद्रता के अनुसार होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होता है ना। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखो कैसे कैसे कौन कौन करेंगे। ये लूप ऑफ हैंडले की दो भुजा आपको दिख रही हैं, ये अवरोही भुजा, ये आरोही भुजा, है ना। तो होता क्या है कि जो अवरोही भुजा है वो तो जल के लिए पारगम्य होती है। किसके लिए, जल के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो अवशोषित होकर जाएंगे रुधिर वाहिनियों में, यहाँ से। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि अवरोही भुजा किसके लिए पारगम्य है, जल के लिए। तो जो जल के अणु हैं उनका अवशोषण इस अवरोही भुजा से होगा, और जो आरोही भुजा होती है वो सोडियम और क्लोराइड के लिए पारगम्य होती है और जल के लिए अपारगम्य।
एक बात मुझे बताओ, यदि सारी चीजें ही, सारी नलिका ही जल के लिए पारगम्य हो गई तो वाटर ज़्यादा चला जाएगा बॉडी में दोबारा से, तो मूत्र कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा। समझ में आ रही मेरी बात? देखो बात समझो ध्यान से। हेनले के लूप की जो अवरोही भुजा है वो जल के लिए पारगम्य है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जल को रीएब्जॉर्ब कराएगी। ठीक है। अब ऊंट का जो ये हेनले लूप है वो होता है बड़ा, तो बड़े होने की वजह से उसमें ज़्यादा जल का अवशोषण हो जाता है दोबारा, जिससे मूत्र में जल की मात्रा रह जाती है कम और वो हो जाता है गाढ़ा। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन हमारे अंदर क्या है, नॉर्मल होता है। तो ये वाला पार्ट तो जल के लिए पारगम्य, जबकि ये वाला पार्ट जल के लिए अपारगम्य है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से अब जल का अवशोषण नहीं होगा। यहाँ से किस चीज़ का अवशोषण करेंगे आप, सोडियम और क्लोराइड का। भाई सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हैं, एक उपयोगी पदार्थ हैं। ठीक है, जिनका हमारी बॉडी में बहुत ही काम है ना। तो आरोही भुजा सोडियम और क्लोराइड को अवशोषण कराती है, जबकि अवरोही भुजा जल का अवशोषण कराती है केवल। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का नहीं कराती, और यहां से जल का अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अवशोषित होते चल रहे हैं। डीसीटी जो है वो भी जल और सोडियम क्लोराइड दोनों का ही अवशोषण कराती है, लेकिन छोटे रूप में। बाकी फिर क्या है, यहां सारी चीजों का जब अवशोषण हो जाता है तो बचा हुआ जो पदार्थ है वो कहाँ आता है, संग्राहक नलिका में। अब जो पदार्थ बचा हुआ है, जिसमें से आपने सभी यूजफुल प्रोडक्ट को वापस रुधिर में भेज दिया है, तो बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा, मूत्र कहलाएगा, जिसमें केवल और केवल अपशिष्ट उत्पाद ही रहेंगे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार मूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो श्रावण है ना वो क्या है, वो ये कहता है कि कई बार जो हमारे अपशिष्ट उत्पाद हैं, वो यहाँ के द्वारा नहीं छन पाते। ठीक है, यहाँ के द्वारा नहीं छने और उनको निकालना और जरूरी है। तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट ही सांद्रता के आधार पर वो अपशिष्ट पदार्थ पीसीटी और डीसीटी की जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, जाल कोशिकाएं होती हैं, उनमें डायरेक्ट डाल दिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, श्रावण बोलते हैं। ठीक है, और वो भी फिर मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिस्टम होता है भाई हमारे यूरिन फॉर्मेशन का। ठीक है, तो आज हमने अपने नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कल इसमें और भी अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे इनका नियमन कैसे होता है या ये कैसे कार्य करते हैं, वो बातें और देखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ से एक क्वेश्चन उसको जरूर याद रखना भाई कि जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है, तो 125 ml पर मिनट, यानी कि हमारे वृक्क 1 मिनट में 125 ml ब्लड को छान देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे दिन में कितने ब्लड को छानते हैं, 180 लीटर रक्त को। अब आप सोचेंगे सर हमारी बॉडी में तो 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है, लेकिन फिर हमारे वृक्क एक दिन में 180 लीटर रक्त कैसे छान रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं भाई, वो अवशोषण की वजह से ही छान रहे हैं। जैसे देखो 125 ml यहां छन गया, 125 ml 1 मिनट में। अब उसमें से ना लगभग 120 ml वापस पहुंच गया। अब आप समझ लो कि केवल 5 ml ही छन पाया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इस प्रकार, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन हम कराते रहते हैं ना, तो उस वजह से ब्लड की वॉल्यूम दोबारा से बढ़ती रहती है ना। तो टोटल इसके पास वही ब्लड घूम फिर कर आता रहता है और उसकी मात्रा 180 हो जाती है। और जो मूत्र बनता है ना, वो केवल कितना बनता है,
1.5 लीटर। पूरे दिन में 1.5 लीटर मूत्र बनता है हमारी बॉडी में। ये भी आप नोट कर लेना, जो मैंने नोट लिखाया था ना वहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल।